ओके वजह पाटी, यहाँ पे अपन अमेंडा चैप्टर जो करने जा रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ पोएम। एंड इस पोएम में अपन एक लड़की के बारे में है, उसकी माँ जो है तो उसको टोक रही है, लेकिन वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में है। ठीक है, जनरली आप तो इस एज में नहीं है, लेकिन आपके इनिशियल मतलब आप जब, अभी आपकी कितनी उम्र होगी, 15-16, ठीक है, उसके थोड़ा और पीछे जाएंगे अगर आप, तो वैसे एक उम्र होती है कि मतलब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आपकी जो छोटे टाइम की जो आदतें हैं उनको छोड़ना है, और इसलिए बार बार आपकी मम्मी को आपने देखा होगा किच किच करते हुए, तो इसके वजह से आपका तो एक टाइम आ जाता है कि मम्मी की आप सुन ही नहीं रहे, आप अपनी ड्रीम वर्ल्ड में हैं। ठीक है, उनकी बातें आपके कान तक पहुंच ही नहीं रही हैं, वो बड़बड़ कर रही है, लेकिन एज इफ बड़बड़ करना का काम है उसको करते हैं, ये जैसे आवाज हो रहा है वैसे उनको क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, सो ये अमेंडा का भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन आ गया है। ठीक है, अमेंडा का भी एक ऐसा सिचुएशन, शी इज बेसिकली अ गर्ल who has reached a stage wherein the words of her mother trying to correct her is not impacting her anymore. ठीक है, okay, so the poem, फिर multiple choice questions, don't bite your nails, यहाँ पे उसकी माँ बोल रही है कि don't bite your nails, nails में बहुत गंदगी होती है, और जनरली बहुत सारे लोगों का एंग्जाइटी में एक बिहेवियर होता है, वो नेल्स बाइट करने लगते हैं। नेल्स बाइट करने से थोड़ा सा एंग्जाइटी में उनको रिलीफ मिलता है या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जो भी रीजन हो। ठीक है, तो ये एक बैड हैबिट है जनरली। ठीक है, डोंट बाइट योर नेल्स, अमेंडा उसकी माँ बोल रही है। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच योर शोल्डर्स मतलब आपके शोल्डर जो है हमेशा ऐसे रहने चाहिए, ऐसे रहेंगे भाई साहब तो आपके शोल्डर्स जो है उनमें डिसलोकेशन होने के चांसेस हो जाएंगे, आपके बॉडी के डिफॉर्मेशन के चांसेस भी हो जाएंगे। ठीक है, डोंट हंच योर शोल्डर्स। ठीक है, डोंट बेंड योर शोल्डर्स मतलब क्या तुम्हारा कंधा भी तुमसे नहीं समझ रहा है क्या, ऐसा बोल रहे हैं। तुम्हारे बॉडी का एक कंधा जो है जो स्ट्रेट होना चाहिए, तुम्हारा बैठने का जो पोस्चर है वो स्ट्रेट होना चाहिए, वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है क्या। ठीक है, लुस्त पुस्त हो जा रहे हो। डोंट हंच योर शोल्डर मतलब ऐसे बेंड मत हो, उसकी माँ उसको बोल रही है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, बैठना मतलब स्लाउचिंग, एक बहुत ही अनहेल्दी पोस्चर में बार बार बैठना, ये आपके लिए अनहेल्दी पूर्ण है। ठीक है, सो आवर मदर इज कॉन्स्टेंटली commenting on this. ठीक है, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting peacefully. ये भाई साहब अपनी ख्यालों ख्वाबों ख्यालों में है। ठीक है, लैंग्वेज एमरल्ड सी, ये अपने आप को इमेजिन कर रही है कि एक मरमेड है। मरमेड मतलब एक फैंटेसी क्रीचर होता है, कोई ऐसा मरमेड होता नहीं है, मतलब पानी में तैर रही है लेकिन ह्यूमन फॉर्म है। ठीक है, मछली की तरह पानी में तैर रही है लेकिन एक ह्यूमन फॉर्म है। ठीक है, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब एक रिलैक्स सी है, कोई बहुत ज्यादा तूफानी समुंदर नहीं है, बड़ा शीतल सा उसका पानी है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और उस पूरे समुंदर में सिर्फ क्या हुआ, और उस पूरे दे दे भाई साहब पानी, और उस पूरे तो पानी का सप्लाई टैंकर नहीं आया, दे दे, नहीं है, उसका सप्लायर नहीं आया है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका भाई साहब वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी मतलब सिर्फ मैं ही वहां पे एक इनहेबिटेंट हूं, ऐसा वो मान रही है। इधर उसकी मम्मी बड़बड़ किए जा रही है, और उसके दिमाग में चल रहा है क्या कि वो एक मरमेड है, और वो एक ऐसे समुंदर में है जहां पे सिर्फ वही है। ठीक है, ओके, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग पीसफुली, और आराम से भाई साहब घूम रही हूं मैं, एक शांत सा समुंदर है, वहां पे एक मरमेड होकर मैं घूम रही हूँ, जैसे पूरा प्रॉपर्टी मेरा है। ठीक है, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा है, ऐसे उसके एनवायरमेंट में चल रहा है, उसकी मम्मी बड़बड़ किए जा रही है, लेकिन उस अरे बस क्या, तो कुछ भी फर्क उस पर नहीं पड़ रहा है, नथिंग इज इम्पैक्टिंग हर। ठीक है, ओके, सो द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अमेंडा, अ लिटिल गर्ल हु इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर फॉर हर मिस्टेक्स एंड हाउ शी इमेजिन्स हर लाइफ टू बी। ठीक है, कोई फर्क उसको नहीं पड़ रहा है। द पोएट सेज दैट द मदर इज पॉइंटिंग आउट अमेंडा फॉर बाइटिंग नेल्स व्हिच इज अ बैड हैबिट। नेक्स्ट शी आस्क्स हर टू सिट स्ट्रेट without bending her shoulders, hence ना करे shoulders. Amanda, who has the habit of bending her shoulders and sitting lazily, is being pointed out because her mother wants her to sit in the right posture. सही posture पे बैठे, ठीक है? At this point of time, when she is being scolded by her mother, she imagines herself to be in a deep green sea. भाई वो अपने आप को इमेजिन करिए एक बहुत बड़े समुद्र में है, जहां पे वही सिर्फ सोल इनहेबिटेंट है और कोई नहीं है। ठीक है, एज अ मरमेड she says that she wants to be the only resident of this beautiful green sea. She says that she wants to be carried away by the current of water
एंड फील द रिलैक्सिंग एनवायरमेंट भी है। जैसे आप स्विमिंग पूल में रिलैक्स करते हो, वैसे ही एक परिकल्पना के वर्ल्ड में ये लड़की है, ठीक है। इसकी माँ इधर से पीछे बड़बड़ किए जा रही है, उसका कुछ फर्क उस पर नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये अपनी ही दुनिया में है, ठीक है। शी इज इन हर ओन वर्ल्ड। ओके, अभी हम यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस के देखेंगे, क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, ठीक है। एनाफोरा क्या होता है? रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड एट स्टार्ट ऑफ टू और मोर लाइन्स। डोंट बिट, डोंट लंच। तो यहाँ पे भाई साहब जैसे रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड, जैसे यहाँ पे देखो डोंट, यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत हुई है डोंट से, दूसरे वाले सेंटेंस की भी शुरुआत हुई है डोंट से। इस तरीके के पोएटिक इन्फ्लुएंस को हम बोलते हैं एनाफोरा। जितने भी पोएट्स होते हैं वो अपने पोएम को पोएटिक इन्फ्लुएंस देने के लिए इस तरीके का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सो ये सेम एक डोंट डोंट ऐसा यूज हुआ है, इसको अपन बोलेंगे एनाफोरा। सो व्हाट इज एनाफोरा? एनाफोरा इज बेसिकली अ पोएटिक डिवाइस in which the repeated use of a word at the start of two or more lines, ठीक है। टू और मोर लाइंस में एक रिपीटेड वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। डोंट बिट, डोंट। ओके, assonance यूज ऑफ अ वॉवल साउंड, जैसे वॉवल साउंड प्रोमिनेंटली आ रहा है। वॉवल साउंड और वॉवल अलग चीजें हैं। कभी कभी आपका भाई साहब कॉन्सोनेंट से भी वॉवल साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। यहां पे जैसे डोंट, अंच, योर, शोल्डर्स, तो ओ जो है वो प्रोमिनेंटली आ रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे? एसोनेंस। एक ही लाइन में एक वॉवल साउंड प्रोमिनेंटली आ रहा है, क्योंकि जो पोएम होता है उसमें धुन होनी चाहिए, और धुन बनता है आपके सेम राइमिंग वर्ड से। तो यहां पे भाई साहब यूज ऑफ अ वॉवल साउंड ओ, डोंट अंच योर शोल्डर्स, ठीक है। अभी अगर हम राइमिंग स्कीम देखें यहाँ पे, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम? अमेंडा, ये हो गया भाई साहब ए, ये हो गया आपका ए। स्ट्रेट, अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमेंडा, ये भी हो गया आपका भाई साहब ए। सी, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए ए ए, बी बी, ठीक है। ए ए ए, अमेंडा अमेंडा, अमेंडा अमेंडा। अच्छा यहां पे खत्म हुआ ये, सॉरी। तो ए ए बी हो गया, ठीक है। ए ए बी हो गया। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, ए ए बी, और ये हो गया आपका सी और ये सी, ठीक है। ए ए बी और ये सी और सी, दिस इज बेसिकली द राइमिंग स्कीम। ए, इधर गया भाई साहब, हाँ, ए ए बी ए, हाँ, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं वैसे। ए ए बी और अमेंडा, ये एक लाइन हो गया, तो ए अमेंडा एंड हुआ है, ए अमेंडा एंड हुआ यहाँ पे ए, और यहाँ पे अमेंडा एंड हुआ है। ये वाली लाइन में अगर बी हमने डाल दिया क्योंकि इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ए ए बी ए, सी मी, सी सी, ठीक है। दिस इज बेसिकली द, दिस इज द राइमिंग स्कीम, ठीक है। ए ए बी ए, सी सी सी, अमेंडा अमेंडा स्ट्रेट, अमेंडा सी मी ब्लिसफुली, सी मी ब्लिसफुली, ठीक है। सी मी ब्लिसफुली, यहां पे हो गया भाई साहब सी मी ब्लिसफुली, ये भी सी हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। बोल, ई ई ऐसा आ रहा है ना, तो सी मी ब्लिसफुली ऐसा आ रहा है। दिस इज द राइमिंग स्कीम, ठीक है। पूरे वर्ड पे मत जाओ, लास्ट वाला जो आपका असर्शन में आ रहा है ई ऐसा आ रहा है, ठीक है, ब्लिसफुली, ठीक है। तो इस तरीके का भाई साहब ए ए ए बी ए, सी सी सी। So this will be the rhyming scheme of the poem. Metaphor, use of a word emerald sea for green color of sea being similar to the color of emerald. मेटाफर मतलब होता है किसी चीज से कंपैरिजन करना, ठीक है। तो एमरल्ड जो है ग्रीन कलर को डिपिक्ट करता है। एमरल्ड मतलब एक स्टोन होता है, तो पत्थर का सी नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, पत्थर के जो कलर है उसका सी बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो एमरल्ड मतलब यहाँ पे एमरल्ड सी मतलब ऐसा नहीं है कि सी ऑफ रॉक्स, एमरल्ड रॉक्स नहीं, सी विच इज कलर ग्रीन, एमरल्ड का ग्रीन कलर लिया गया है, ठीक है। सो वर्ल्ड ऑफ एमरल्ड सी और ग्रीन कलर ऑफ सी बीइंग सिमिलर टू द कलर ऑफ एमरल्ड। रेपिटेशन ऑफ द वर्ड अमेंडा, तो यहाँ पे अमेंडा बहुत बार यूज हुआ है, तो ये रेपिटेशन का फ्रेज हो जाएगा पोएटिक डिवाइस में। इमेजरी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ठीक है, इमेजरी यूज हुआ यहाँ पे, मतलब ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मतलब आराम से बस ये इमेजिन कर रही है, ठीक है। ऑलिटरेशन क्या होता है? स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, तो यहां पे आपका वॉवल साउंड देखो बार बार रिपीट हुआ है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो ये वॉवल साउंड एक ही लाइन में प्रीडोमिनेंटली यूज किया गया है।
जानबूझकर यूज किया गया है, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्टॉप दैट स्लाउचिंग। सो एस साउंड इज बीइंग रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। तो एस साउंड इज बीइंग रिपीटेड। allusion, मरमेड इज वेल नोन इमेजिनरी क्रिएचर। तो यहां पे भाई साहब आपका एल्यूजन भी यूज हुआ है। मरमेड कोई कभी भी मतलब रियल क्रिएचर हुई नहीं है। देर इज नो मतलब ऐसा कोई क्रिएचर मरमेड का अभी तक हमको कोई प्रूफ मिला ही नहीं है। तो मरमेड इज नॉट अ क्रिएचर दैट हैज एवर एग्जिस्टेड, ठीक है। ये एक इल्यूशनरी क्रिएचर है, ठीक है। सो दीज आर द लिटरेरी डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द असोनेंस और अल्ट्रेशन में क्या फर्क है? असोनेंस होता है तुम्हारे वॉवल साउंड से, और ये वर्ड के बीच में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पे देखो वॉवल साउंड जो है डोंट, ये ओ जो है वो वर्ड जो अल्फाबेट है या वॉवल है वो बीच में है, ठीक है। योर ये बीच में है, ये बीच में है। और ऑलिटरेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, और वो जनरली स्टार्ट में होता है, ठीक है। जैसे स्टॉप एस, स्लाउचिंग एस स्टार्ट में है देखो। सिट ये आपके जो, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट आर वॉवल्स एंड व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवल्स मतलब आपके साउंडिंग वर्ड्स हैं, ए ई आई ओ यू। इनका ऑब्वियसली यूज कहां पे होगा? बीच में ही होगा। इनका यूज जनरली सामने नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे जो वॉवल साउंड है वो प्रीडोमिनेंटली आ रहा है, वो बीच में ही होगा कहीं पे, ठीक है। वॉवल साउंड आ रहा है। और ऑलिटरेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से। वॉवल साउंड बीच का साउंड है, और ऑलिटरेशन में जो पहला अल्फाबेट होता है वो रिपीट हुआ है, और ये जनरली कॉन्सोनेंट होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑलिटरेशन एंड असोनेंस। असोनेंस इज ड्यू टू वॉवल्स and alliteration is due to consonants. The placement of vowels could be anywhere in between the words, but the placement of the consonant is generally taken at the start when we are talking about the poetic device of alliteration. Are we clear? और कोई क्वेश्चन है भाई साहब? नहीं? ओके। Did you finish your homework, Amanda? ये पूछ रही जा रही है भाई साहब। Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. ठीक है। I am an, और इसका अलग ही चल रहा है भाई साहब, ठीक है। I am an orpha roaming the street। ये भाई साहब अपने अभी पहले उसने मरमेड इमेजिन किया, फिर अपने आप को भाई साहब एक ऑर्फा, ऑर्फा मतलब ऑर्फन, जिसका कोई ना हो, ठीक है, पूरी दुनिया इसकी हो, ठीक है। ऑर्फन, अ चाइल्ड whose parents are dead, ठीक है। तो इसने मान भी लिया कि इसकी मां मर चुकी है, ठीक है। आई एम एन ऑर्फा रोमिंग द स्ट्रीट, उधर मां बड़बड़ की जा रही है, ठीक है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड देयर फीट, ठीक है। तो पैटर्न मतलब ये एक सॉफ्ट सा डस्ट है, उसके ऊपर ये चल रही है, ठीक है। माई हश्ड देयर फीट, ठीक है। क्वाइट एंड स्टिल प्लेस है, बहुत ही क्वाइट और स्टिल प्लेस में ये घूम रही है, ठीक है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, ठीक है। बड़ा ही साइलेंट एनवायरमेंट है। तुम देखोगे यहाँ पे ये बार बार एक ऐसा एनवायरमेंट की परिकल्पना कर रही है जो साइलेंस हो, क्योंकि ये अपने माँ के बड़बड़ से वह तक गई है, ठीक है। तो इसकी माँ का जो डिस्टर्बेंस है, बकबक बकबक करना, इसको एक ऐसा एनवायरमेंट की तरफ धकेल रहा है कि वो इमेजिनरी वर्ल्ड में जा रही है, और बार बार यही सोच रही है कि ओ काश मेरा बड़ा पीसफुल सा एनवायरमेंट हो, चाहे वो एट मरमेड एट सी हो, चाहे वो ऐसे ही रास्ते में घूमना हो जहां पे कोई ना हो। दे साइलेंस इज गोल्डन, एक गोल्डन साइलेंस है भाई साहब। एंड व्हाट अ फ्रीडम, मतलब किसी को कोई जवाबदारी नहीं है, सो देयर इज अ फ्रीडम विच इज वेरी स्वीट। समझ में आ रहा भाई साहब ये? ओके ओके। द पैसेज कॉन्ट्रास्ट द पर्सपेक्टिव्स ऑफ अमेंडा एंड हर मदर। तो अमेंडा और मदर का जो कॉन्ट्रास्ट वाला पैसेज है, मतलब उसकी मां बड़बड़ कर रही है और वो उधर परिकल्पना कर रही है कि ऐसी दुनिया की जहां पे कोई नहीं है, जहां पे वो अनाथ ही है, और उस दुनिया में कोई है ही नहीं उसके सिवा, ठीक है। While her mother persistently questions Amanda about oaths and cleanliness, Amanda daydreams about being an orphan, roaming freely in the streets, longing to play in the dust with her bare feet. She cherishes the ideas of silence and freedom. तो चारों तरफ भाई साहब साइलेंस है, एकदम कोई एकदम अच्छा खासा फ्रीडम है, indicating her frustration with her mother's constant instructions and a desire for a less restricted life. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई टोका टोनी नहीं है, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं है, एकदम फ्री, ठीक है। सो दैट इज व्हाट शी इमेजिन्स। सो एनाफोरा क्या होता है? व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस? सेकंड स्टैंजा में ये आपका लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है, एनाफोरा। रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड एट स्टार्ट ऑफ टू और मोर लाइन्स। डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी। अगेन देखिए एनाफोरा कैसा है, देखिए यहाँ पे रिपीटेड यूज हुआ है डिड का एट द स्टार्ट, ठीक है। तो दिस विल बिकम एनाफोरा, ओके। राइम स्कीम A A D A E E E,
ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई साहब। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ए, मैच कर रहा है। शूज डी, अगेन ए, ठीक है। स्ट्रीट बी, ए बी हो गया ये। शूज सी, सी स्वीट, फीट, अगेन स्वीट, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ए बी ए सी सी सी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी ए लिख दीजिए भाई साहब यहाँ पे, बी ए एंड सी सी सी, ठीक है। अमेंडा, अमेंडा शूज, अमेंडा स्ट्रीट, फीट, स्वीट। यूज ऑफ वॉवल साउंड ओ, अगेन एस्टोनेंस यूज हुआ है। थॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज, सब में अगर आप देखोगे ओ प्रीडोमिनेंटली आ रहा है, ओ इज कमिंग प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। ओके, यूज ऑफ द वर्ड अमांडा, ये आपका रेपिटेशन का पोएटिक डिवाइस हो गया। मेटाफर, साइलेंस इज गोल्डन। देखो मतलब गोल्ड क्या होता है, बहुत वैल्यूबल कोई चीज है ना, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे साइलेंस को गोल्ड के साथ कंपेयर किया जा रहा है। जब भी कंपैरिजन होता है तो उस पोएटिक डिवाइस को मेटाफर बोलेंगे। तो साइलेंस हियर अकॉर्डिंग टू हर इज गोल्डन टू हर, ठीक है। इज द वर्थ इज वर्थ द वैल्यू ऑफ गोल्ड। साइलेंस इज सेड टू बी ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर। फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम इज सेड टू बी स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता। फ्रीडम मतलब एक एक्सप्रेशन है, वो इनटैंजिबल है, उसको छू नहीं सकते आप। फ्रीडम मतलब स्वाधीनता, इसका टेस्ट कैसे होगा? तो जस्ट एज टेस्टिंग एनीथिंग स्वीट गिव्स यू प्लेजर, गिव्स यू हैप्पीनेस, in the same way the freedom that she is actually imagining in her mind will be giving her happiness and will be giving her pleasure as well, ठीक है। This is what the metaphor is all about. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Acne एक डिजीज होता है, जनरली आपका स्किन रिलेटेड डिजीज होता है। ये आपके जनरली फास्ट फूड अगर आप ज्यादा खाएंगे तो उससे एग्रेवेट होता है ये कंडीशन, राइट। एग्रेवेट होता है टाइम, ये एक कंडीशन एग्रीवेट होती है, ठीक है। कंडीशन बेसिकली एग्रीवेट होता है। क्या हुआ, साइलेंट नहीं किया है? जल्दी जल्दी। तो यहां पे आपका ये एक्ने बेसिकली क्योंकि वो अभी एक दिस फास्ट फूड जब आप खाते हैं तो उसका स्किन पे एक असर पड़ता है। एक्ने इज बेसिकली राइट सॉर्ट ऑफ पिंपल स्किन में जो आते हैं, तो ये बढ़ेगा, ठीक है। रिमेंबर योर एक्ने, अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा। ये तो अपने ख्यालों में खोई हुई है। तो उसकी मम्मी ने जोर से चिल्लाया, इतने देर से मैं बड़बड़ कर रही हूं, मैं तो देख भी नहीं रही हूं। आई एम रिपेंजल, आई हैव a girl in the fairy tale by Brothers Grimm. तो ये एक फेरी टेल कैरेक्टर है बेसिकली। I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I certainly never let down my bright hair. ये अपने ही भाई साहब ये she is imagining herself to be Rapunzel. I have not a care. I am living a carefree life. ठीक है, carefree life मतलब कोई ज्यादा टोका टोनी नहीं, कुछ नहीं। Life in a tower इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, तो एक टावर में रहती हैं और बड़ा पीसफुल लाइफ है। बार बार देखो पीसफुल लाइफ, ठीक है, ट्रैंक्विल एंड रेयर। आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, ठीक है। ट्रैंक्विल मतलब काम, क्वाइट, पीसफुल। रुपेंजल बेसिकली एक फेरी टेल की लड़की है। पिंपल्स आते हैं, एक्ने मतलब अगर स्वीट कंटेंट या फास्ट फूड कंटेंट ज्यादा होता है तो। रेयर या अनकॉमन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अमांडा's mother is disallowing her to eat chocolates. She reminds her of pimples that Amanda faces due to eating excessive chocolates. At last, she scolds her for not paying attention to what her mother says. At this moment, Amanda imagines herself to be Rapunzel. Rapunzel was a character from a fairy tale that was captured in a tower by a witch. ठीक है, तो एक राक्षसी चुड़ैल ने Rapunzel को कैप्चर करके टावर में डाल दिया था। तो आप सोचिए, अमांडा ये सोच रही है कि यार ये मम्मी जो है मेरी, इससे तो अच्छा होगा कि मेरे को कोई चुड़ैल कैप्चर करके टावर में डाल दे, ठीक है, इससे छुटकारा कैसे पाऊं। शी इज थिंकिंग लाइक दिस, ठीक है। एट दिस मोमेंट अमांडा इमेजिन्स herself to be Rapunzel. Rapunzel was a character from a fairy tale that was captured in a tower by a witch. Witch मतलब चुड़ैल।
The witch used to climb the tower with the help of long hair of Rapunzel. They were let down by her through the window. तो ये बहुत बड़ा सा टावर था, यहाँ पे उसको रख दिया था रुपेंजल को, और इसकी इसके जो जुल्फे थी वो यहां तक आती थी, और जो विच थी चुड़ैल वो इन जुल्फों को पकड़ के ऊपर जाती थी। ये फेरी टेल है कोई, ठीक है। सो नाउ अमेंडा वांट्स टू बी रुपेंजल बिकॉज शी फील्स दैट लाइफ इन द टावर विल बी पीसफुल एंड अनयूजुअल। भले ही मैं चुड़ैल के कैद में रहूंगी, लेकिन फिर भी इस मम्मी से तो दूर रहूंगी, ऐसा वो सोच रही है, ठीक है। ओके, will be peaceful and unusual. She thinks she will be free and live in a peaceful environment in the tower. She also confirms to herself that she will never let her hair down to anyone so that nobody could come to her in the tower except for the which she would not allow anyone. ठीक है, वो चुड़ैल के सिवा और किसी के लिए भी वो अपने बालों को नीचे तक नहीं डालेगी, ठीक है। ओके, सो लिटरेरी डिवाइसेस यूज ऑफ द फेमस फेरी टेल कैरेक्टर रुपेंजल। तो कभी कभी आप किसी कैरेक्टर को अगर बीच में लाते हैं पोएम में, तो इसको अपन बोलते हैं अल्यूजन। तो यहाँ पे रुपेंजल एक फेमस फेरी टेल कैरेक्टर है, किसी और राइटर ने या ऑथर ने लिखा है, लेकिन पोएम ने उसका नाम इसमें यूज किया है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्यूजन, ठीक है। राइम, राइमिंग स्कीम आपका भाई साहब ए ए एफ ए जी जी या ए बी ए जी 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 ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आपका इसलिए आया है क्योंकि पूरे पोएम को लिया गया है, और जहां जहां भी अमेंडा आया है वहां पे ए यूज हुआ है। तो ये जो आपको एफ जी 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 दिख रहा है, ये अलग अलग वर्जन दिख रहे हैं। अदरवाइज अगर आप स्टैंजा पे ही जाएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वर्ड्स अलग अलग हुए हैं। देखो जहां जहां भी अमेंडा यूज हुआ है, पहले स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में, वहां पे आपने ए ही यूज किया है, ठीक है। अमेंडा, अमेंडा, यू, अमेंडा, केयर, रेयर, एयर, ठीक है। यूज ऑफ वॉवल साउंड ई एंड ओ, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन, तो यहां पे देखो वॉवल साउंड यूज हो रहा है ई, ठीक है, ये वॉवल साउंड यूज हो रहा है। अगेन यू ओ यूज हो रहा है, यहां पे ओ प्रिडोमिनेटली यूज हो रहा है। तो दिस इज बेसिकली असोनेंट्स, दिस इज असोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स यूज ऑफ साउंड आर, आई एम रुपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर ब्राइट हेयर, ठीक है। ये जो आपका आर जो वर्ड है, ये इसको अपन बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मतलब कोई एक कॉन्सोनेंट को आप बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेटली उसमें यूज कर रहे हैं, आर, ठीक है, क्योंकि आर आपका एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्रिएट करता है। आई हैव नॉट अ केयर, ठीक है, ब्राइट, ठीक है, हेयर, यहां पे आपका आर प्रीडोमिनेटली आ रहा है इन वर्ड्स में, ठीक है। तो दैट इज नोन एज कॉन्सोनेंट्स। रेपिटेशन, अगेन अमेंडा का जो नाम है बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग मतलब क्या होता है, जब आपको कोई डांटता है या करेक्ट करने की कोशिश करता है और आप मुंह फुला लेते हो, तो उसको बोलते हैं सल्किंग, ठीक है। सो डोंट सल्क, ठीक है, ऐसा बोला जाएगा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, ठीक है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, ठीक है, कोई भी मतलब तुम्हारा मुंह देख के ही बताएगा कि तुम्हारी मम्मी बहुत डांटती होगी, है ना, ठीक है। तो नैग, नैग मतलब बहुत ज्यादा डांट खाती हो तुम मुझसे, ठीक है अमेंडा, ऐसा उसकी मम्मी बोल रही है, ठीक है। डोंट बी इन दैट बैड मूड, ठीक है। Amanda's mother now warns her for behaving in a very odd manner. She asks her to stop being in a bad mood. Moreover, she blames her of having such an unstable mood. ठीक है, she also scolds her by saying that her behavior will one day make people think that Amanda was constantly being harassed by her mother. तुम्हारा बिहेवियर देख के ऐसा लोगों को लगेगा तुम ऐसा मुंह फुलाए बैठी हुई हो, ठीक है, कि मैं हर समय तुमको डांटती ही रहती हूं, ऐसा लोग समझेंगे। So here we can say that though Amanda is always pointed out by her mother on every small thing, but she can't react to this. तो मतलब ये रिएक्ट भी नहीं कर पा रही है, कैसे रिएक्ट करेगी वैसा भी, ये भी चिल्ला रही है उसके ऊपर। If she reacts towards this by getting emotional, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आपको डांट रहा है तो मैं नाचूं क्या, नाच तो नहीं सकता, मैं उदास ही हो जाऊंगा ना। तो अमेंडा के पास कोई चॉइस नहीं बचा है, तो इसीलिए वो उस ख्वाबों ख्यालों में चली जा रही है कि चलो भाई साहब ख्वाबों ख्यालों में चली जाऊंगी तो कम से कम, तो ये मेरे को डांट भी रही है और मेरे को एक्सपेक्ट भी कर रही है कि मैं अपना एक हंसमुख चेहरा बना के रखूं। तो अमेंडा के लिए ट्रेजेडी ये हो रही है कि उसके पास कोई स्कोप नहीं बच रहा है, ठीक है। द रीजन व्हाई शी इज गोइंग इनटू दैट वर्ल्ड ऑफ हर ओन इज बिकॉज शी इज नॉट गेटिंग एनी स्कोप्स फ्रॉम हर मदर, ठीक है। Always mounted up by mother at every small thing, but she can't react to this. If she reacts towards this by getting emotional, her mother takes this as against her sense of pride and scolds her that she would not behave like this, as others would think that Amanda's mother is very dominating towards her child.
तो तुम दूसरों को दिखाना चाहती हो कि तुम्हारी मम्मी कितनी बुरी है, बट मेकिंग दैट सल्किंग फेस ऑफ योर्स, ठीक है, ऐसा वो बोल रही है। ओके, स्टॉप दैट सल्किंग। तो यहां पे अगर आप देखोगे एस जो साउंड है वो प्रीडोमिनेंटली आ रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड, तो एस साउंड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ अ क्लोजली प्लेड वर्ड। रेपिटेशन अगेन अमेंडा, राइमिंग स्कीम ए एच ए, अमेंडा अमेंडा, जहां भी यूज होगा ए यू अगेन एच, तो ये हो जाएगा ए। जहां भी ए यूज हुआ है वहां पे हम अमेंडा ही लिखते जाएंगे, अब ए ही लिखते जाएंगे। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमेंडा? लेस्ली नॉरिस, रॉबर्ट फॉस्ट, कैलिन वेल्स और रॉबिन क्लाइन? बट रॉबर्ट फोर्स, रॉबर्ट फोर्स के दो आपके फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो था, ठीक है। दिस इज लेस्ली नॉरिस, दिस इज लेस्ली नॉरिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग? बेंड, सिट इन अ लेजी वे, लाई डाउन और बेंड बैकवर्ड्स। तो सिट इन अ लेजी वे, आप बोलते हैं जैसे आप टीवी दे ऐसे स्लाउच करके, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सिटिंग इन अ लेजी वे। व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वेर अ मरमेड? बी इन द ग्रीन सी, ग्रीन कहां से आ रहा है? एमरल्ड, ठीक है। लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ, उस सी बहुत काम सी था वो, ऑल ऑफ द अबव, सो दिस विल बी ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेम द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो एस 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 और ये एस यूज हुआ है, इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑलिटरेशन, ठीक है, सो दिस विल बी ऑलिटरेशन। बोलिए। क्यों? यहां पे ग्रीन सी है, उसने यही बोला ना, एमरल्ड सी, मतलब अरे इसके ऊपर ये दोनों ही है ना, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ये दोनों करेक्ट करेंगी नहीं, है ना, तो इसके ऊपर तो ये दोनों ही है ना, ठीक है। अगर ये तू बोला था यहां पे होना तो होता था ना, ऐसा बोल रहा है। ऑल ऑफ दी अबव इसके ऊपर ये दोनों है, ये दोनों राइट है, तो इसलिए हो गया ये, ठीक है। ओके, ये समझ में आएगा भाई साहब ऑलिटरेशन? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स। दो सेंटेंसेस आ गए और दोनों भी सेंटेंस डी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे बोलो? तो दिस इज नोन एज एनाफोर, ठीक है, एनाफोरा बोलेंगे हम इसको। ओके, व्हाट डज शी वांट टू डू एज एन ऑर्फन? वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट्स, प्ले इन द डस्ट विद बेयर फीट। तो ये भी वैसा आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये दोनों भी आपके करेक्ट हैं, ठीक है, दीज टू आर करेक्ट। ओके, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन फ्रीडम इज स्वीट। मेटाफर, फ्रीडम को यहां पे स्वीटनेस से, तो फ्रीडम जो प्लेजर या खुशी देता है, स्वीट खाने से भी वही प्लेजर या खुशी आता है, ठीक है, तो दिस विल बी मेटाफर। ओके, व्हाट डज शी इमेजिन बीइंग व्हेन शी पिक्चर्स हरसेल्फ इन अ टावर? मरमेड, ऑर्फन, रिपेंजल, ठीक है, so she imagines herself to be the fairy tale character Rapunzel, who has a long hair. When she cascades her hair down the tower, the witch climbs by holding her hair, ठीक है। Okay, what does she picture herself in the last stanza? Mermaid, orphan, Rapunzel, none of the above. So last stanza में आपका mermaid, first stanza में she imagines herself to be a mermaid, second stanza में she imagines herself to be an orphan walking in the streets, and third stanza में she imagines herself to be Rapunzel the fairy tale character। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब। What will Amanda's behavior make the people think? Her mother loves her, her mother harasses her, her mother is understanding, both 1 and 3। तो उसकी माँ चिल्ला रही थी डोंट सल्क, ठीक है, तो डोंट सल्क मतलब अपना मुंह बनाना। अगर मुंह बना रही है वो, तो इसका मतलब लोग देखकर ही समझ जाएंगे कि इसकी मम्मी इसको नैग कर रही है या परेशान कर रही है। नैगिंग इज द वर्ड यूज्ड इन द पोएम, ठीक है। ओके, How old do you think Amanda is? How do you know this? ठीक है, Amanda's age could be anywhere between 10 to 12 years old, क्योंकि इसके बाद तो आप सुन के लोगे नहीं, है ना, ठीक है, तो इसी उम्र में थोड़ा बहुत सुन लोगे आप, ठीक है। We can guess this because of the reference to mermaid और Rapunzel। ये सब जो मतलब आप इस उम्र में आ गए कि आप फेरी टेल कुछ सोचते हैं क्या? फेरी टेल मैं भाई साहब कुछ ऐसा राजा महाराजा हूं, ऐसा नहीं सोचते हैं, आप रियलिटी की दुनिया में आ जाते हैं। हाँ, अभी भी आप फैंटेसी की वर्ल्ड में हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि मतलब कोई ऐसा मरमेड अपने आप को इमेजिन कर रहा हो या रुपेंजल। ये सब जो है थोड़ा सा आपके 10-12 के इयर्स में ही होता है। These stories are read by children of the age group of 10 to 12 years. So since these are fairy tale stories and generally age group 10 to 12 years के लोग इसको पढ़ते हैं, इसीलिए we can say that Amanda must be of that age group, ठीक है।
what do you think, who do you think is speaking to her? Her mother. ठीक है, one of her parents is speaking to her. We think that probably it could be her mother. यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है पोएम में, लेकिन जिस तरह से वो डांट रही है ऐसा लगता है कि कोई एक पेरेंट होगा. जनरली इतनी डांट बाप लड़की को नहीं करता है, मां ही करेगी. सप्लीमेंट चाहिए, उधर नहीं है क्या? ठीक है. सो वन ऑफ अ पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर. वी थिंक दैट प्रोबब्ली इट कुड बी हर मदर, बिकॉज ओनली मदर जो है तो उसकी बेटी को करेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है. ठीक है, इतने मेहनत पापा नहीं करते हैं. ठीक है, ओके. वी थिंक दिस बिकॉज इन जनरल परसेप्शन दैट चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ बाय देयर मदर्स एट होम. ओके. Why are stanzas 2, 4 and 6 given in parenthesis? ठीक है, parenthesis is a remark that is added to a sentence, often to provide an explanation. So in stanzas 2, 4 and 6, parenthesis is used to describe the reaction of the child, Amanda, towards her mother's continuous nagging. तो ये reality है और उसके साथ ये addition है, वो क्या सोच रही है. तो this is called parenthesis. ये जो स्टाइल है इसको अपन बोलते हैं parenthesis. ठीक है, वो उसकी मम्मी चिल्लम चिल्ली कर रही है लेकिन उसका कहीं और ही दूसरे वर्ल्ड में ही वैसा लोकेशन है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैरेंथेसिस. ठीक है, पैरेंथेसिस इज अ रिमार्क दैट इज एडेड टू अ सेंटेंस ऑफन टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन. सो इन स्टैंजास 2, 4 and 6 पैरेंथेसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब. ओके, हु इज द स्पीकर? तो ऑब्वियसली हर माइंड. ठीक है, हर माइंड. डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन द स्टैंजास? द स्पीकर इन स्टैंजास इज अमांडा इटसेल्फ. जो पैरेंथेसिस है वहां पे वो खुद ही सोच रही है, खुद ही को बोल रही है. ठीक है, No, she is not paying any attention to what her mother says. उसका कोई ध्यान नहीं है जो उसकी मम्मी उसको बार बार करेक्ट कर रही है उस पे. She is lost in her own thoughts. ठीक है, in her own imaginary world. She imagines herself as a mermaid, an orphan and Rapunzel. ठीक है, so she first of all she imagines herself as a mermaid, then she imagines herself as a orphan who is roaming around in the streets freely, and then she imagines herself as Rapunzel, the fairy tale character. What could Amanda do if she were a mermaid? ये उसने क्या सोचा है? Little girl Amanda wants to be a mermaid and the only resident of the beautiful green sea. और कोई भी मछली वहां पे ना हो, कोई भी त्रास देने वाला ना हो. She thinks that her life will be very relaxing in the sea. काफी relaxed life होगा and she will be taken away with the currents of water. वो ऐसा घूम रही होगी. She will be able to enjoy her freedom. अपने freedom को वो enjoy करते हुए घूम रही होगी. ठीक है, okay. Is Amanda an orphan? Why does she say so? No, she is not an orphan, obviously, because she is being scolded by her parent. So definitely she is not an orphan, but she is so pissed off and with her parents that she has stopped thinking about it. Okay? Now, no, Amanda is not an orphan, as she is constantly being pointed out by one of her parents in the poem. She said so because she is sad and depressed because of the continuous scolding and nagging. तो बार बार जो इसका स्कोल्डिंग और नैगिंग सुनने को मिल रहा है अपनी मम्मी से, उसकी वजह से ये सैड हो गई है. which she faces because of her parents. Therefore she feels that it would have been much better and peaceful if she would have been an orphan. तो इसका इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई साहब इस नैगिंग मदर से तो मदर का ना होना अच्छा था. इस लेवल पे ये आ गई है. ठीक है, तो सुनते 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 इसके कान पक गए. नाउ शी इज इमेजिनिंग दैट इट वुड बी बेटर ऑफ इफ आई वेर एन ऑर्फन. कोई ना होता है इस दुनिया में, सिर्फ मैं अकेली होती. ओके, read the following extract carefully and answer the questions that follow. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Amanda is getting instructions for what purposes? To be disciplined basically. ठीक है, तुम इस तरह से मत अपने आप को, ये सब इनडिसिप्लिन के लक्षण है, ये पुअर हेल्थ के लक्षण है. पुअर हेल्थ होगा इससे. ठीक है, इससे हेल्थ भाई साहब आपका खराब होगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे भाई साहब, अमांडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस एज अ पार्ट ऑफ हर अपब्रिंगिंग. तो उसके ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं. हर कंडक्ट एंड मैनर्स आर गेटिंग रिफाइंड फॉर फ्यूचर पर्पसेस, ताकि उसके मैनर्स ठीक हो फ्यूचर पर्पसेस के लिए. ठीक है, ओके. गिव अ सिनोनिम ऑफ hunch. So this will be basically bending. ऐसे
स्लाउच हो जाना, ठीक है। What does the speaker of the above lines instruct Amanda in the first stanza? So, speaker is basically the mother or one of the parents of Amanda, and she is being told not to bite her nails and not to hunch her shoulders or bend her shoulders and stop slouching and sitting and to sit up straight, okay, so that it doesn't affect her health. Amanda is getting instructed for biting her nails and sitting lazily with her shoulders bent. Okay, what is the literary device used in the third line? थर्ड लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, थर्ड की, ठीक है। तो आपका एस अगेन एस अगेन एस अगेन एस, सो व्हेन in one word itself you have very closely paced words starting with the same consonant, it is a poetic device of alliteration, okay, so this will be alliteration. So literary device used in the third line is alliteration. Stop that slouching and sit up straight. Okay. Read the following extract carefully and answer the questions that follow. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. What are these lines given with? Why are these lines given with brackets? Because these are नहीं, इमेजिनेशन नहीं, इसको हम these lines के because they reveal the inner, हाँ बोल सकते हैं, inner thoughts of Amanda. Brackets are used for visual contrast between what Amanda is saying and what her mother is instructing. तो ये visual contrast है, ये इसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, इसलिए brackets में दिया हुआ ये, ठीक है. This is basically presented in brackets. Okay, give the word from the passage which means flowing act of going with the motion and force, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? Drifting means flowing act of going with the motion, ठीक है, flowing act of going with the motion, ठीक है. What is the role of mermaid here? Mermaid का भाई साहब रोल क्या है? What is the role of mermaid here? Mermaid is a part of Amanda's fantasy in her own created world. As mermaid sails in sea carelessly and effortlessly, similarly, Amanda longs to do so in a place where she is all by herself. जहां पे वो खुद ब खुद हो, all by herself. Thank you. सो मरमेड जैसे भाई साहब एक फ्रीली मूव कर सकती है, वैसे ही वो भी अपने आप को इमेजिन कर रही है, ठीक है. मरमेड इज इमेजिनिंग हरसेल्फ लाइक दिस ब्लिसफुली. ओके, व्हिच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मींस ऑपोजिट ऑफ सॉरोफुल? सॉरोफुल और ब्लिसफुली, ब्लिसफुल मतलब खुश, ठीक है, तो ये दिस विल बी ब्लिसफुल. Write a short note on the title of the poem. The title of the poem is Amanda, as it revolves around the upbringing of a little girl named Amanda. Her life is full of struggles where she is denied freedom and expression. Freedom of expression. Freedom and expression दोनों ही denied है, क्योंकि वो जो चाहती है नेल्स को बाइट करना, स्लाउच करना, ये सब उसको करने नहीं दिया जा रहा, बार बार टोका टोनी की जा रही है, और एक्सप्रेसिव में भी उसको फ्रीडम नहीं है. मतलब जब बार बार टोका टोनी किया जा रहा है उसके साथ, वो दुखी हो जा रही है, अपने आप को वो दुखी होकर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है. उसकी मां बोल रही है कि अच्छा तुम ये मुंह बना रही हो, तो दुनिया को दिखाना चाहती हो कि मैं कितनी बुरी हूं, ठीक है. So she is not given. Amanda is so much irate that she escapes reality by living in her own imaginative world. ऐसा सब तुम लोगों के साथ होता होगा ना? नहीं? कभी कभी कहां तक पहुंचे हो? फिर कभी कभी नेपच्यून प्लूटो कहां तक पहुंच गए? कुछ तो इमेजिनेशन वाला वर्ल्ड बनाया होगा ना. ओके, बाय लिविंग इन हर इमेजिनेटिव वर्ल्ड. ऐसा अगर हो जाए तो अच्छी बात है, फिर तो आप हर चीज जो सुन रहे हैं उसको अनसुना कर दें. ये तो एकदम प्राइम स्टेट है, ऐसा हो जाना बहुत अच्छा है. मैं तो चाहता हूं ऐसा हो जाए मेरे साथ, ठीक है, इन इमेजिनेटिव वर्ल्ड. दो दिस गेट अवे शी एक्सपीरियंसेस कामनेस अवे फ्रॉम हर नैगिंग पेरेंट्स. कर 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 कर, ठीक है, तो इससे उसको लगता है कि यार मेरा वर्ल्ड ही अच्छा है, ठीक है. ओके, व्हाई इज अमांडा गेटिंग स्कोल्डेड फॉर हैविंग चॉकलेट? बिकॉज इट माइट शी इज प्रोन टू एक्ने. एक्ने मतलब आपका पिंपल्स आते हैं उसको जब फास्ट फूड खाती है वो. तो बस यहाँ पे as acne, Amanda's mother is very particular about such things. Okay, why is Amanda getting scolded for having chocolates? Okay, Amanda is made conscious about her physical appearance. It is very sad that such a young age Amanda is made to worry about her natural experiences. Okay, read the following extract carefully and answer the questions. यहाँ पे CBSE 2016 का सवाल है. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? Why is Amanda not looking at the speaker? Because she is lost in her own imagination. उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो देखेगी क्या, ठीक है. She is lost in her own imagination. Amanda is lost in her own thoughts and in as paying no attention to instructions being given to her.
That is why she is not looking at the speaker. Okay. Find the word in the extract which means same as consume. Don't eat that. So eat मतलब consume. ठीक है यहाँ पे eat that chocolate. Speaker eat means the same as the consume. The speaker is so worried about acne. What does it show? Concerned है ना भाई साहब, माँ है उसकी तो ऑब्वियसली उसको तकलीफ होगी, इसके लिए वो कंसर्न है. ठीक है. So she is a parent. Speaker is worried about acne. Shows how much importance is given to physical beauty in a household. Amanda is prepared for the unforeseen future. Natural experience such as acne is also taken care of at any cost. Okay. Which word in the extract means the same to gaze? देखते रहना. Look. Gaze मतलब look. Please look at me. ठीक है. Okay. 2016 का सवाल है. How life on a tower would be different from life anywhere else for Amanda? Life on a tower, Rapunzel का life वो imagine कर रही है, where she is enclosed by a witch and this witch is climbing by using her hair. ठीक है. She feels that this is still better because at least in the tower she will have her own freedom. ठीक है. यहाँ पे भाई साहब खुद का उसका freedom होगा. Life on a tower for Amanda would be very different from her reality. Just like Rapunzel, even she desires to live on the top of a tower, away from everyday chaos. Amanda suffers due to the constant nagging from her parent. Parent ही बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा. ठीक है. She seeks a place full of peace and serenity where there is no one to disturb her. Hence, she wishes to live in a tower. बस पैकअप हो गया. अरे निर्लज इंसान. Why does Amanda seem moody most of the times? Amanda seems moody because she has got no options. ना वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है और ना ही भाई साहब झेल पा रही है. ठीक है. सो अमेंडा सीम्स मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज शी इज ट्राइंग टू मेक एन एस्केप. तो उसने एस्केप रूट डाल लिया है कि भाई मैं अपने इमेजिनेशन में चली जाऊंगी जैसे ये बड़बड़ चालू होगा तो. ठीक है. फॉर हर सॉरी रियलिटी वेयर शी इज नैग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इट इज इंडीड अ सॉरी स्टेट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड लाइक अमेंडा टू बी अ स्मॉल चाइल्ड. तो नहीं रही बस, 10-12 की हो गई है तो थोड़ा बहुत डांट तो खाना ही पड़ेगा. Here the only defense against such reality is her imagination, where she often escapes to. Hence, it makes her look moody and uninterested. Why does Amanda wish to be mermaid, an orphan, or Rapunzel? All सब के सब में उसका peace and freedom. ठीक है. इन सब में उसका एक ही चीज उभर के आता है, peace and freedom. Amanda wishes her to be so she could drift alone by blissfully languid emerald sea. She yearns to be an orphan so that she is able to roam the sea. सी कहा मैं सब स्ट्रीट्स एंड मेक पैटर्न यूजिंग हर बेयर फीट. तो बालू में ऐसा पैटर्न बनाना. बीइंग Rapunzel means she could live carefree on a high tower. Amanda wishes to be these so that she could avoid her suffocating reality. Suffocating reality मतलब उसकी मां का nagging वो अवॉइड कर सके. How does it help Amanda to be an orphan? Amanda feels troubled around her parents, so she wishes herself to be an orphan, as then only she could live a life of her own विदाउट मच हैसल. तो एक फ्रीडम वाला लाइफ वो जी पाएगी ऐसा उसको लगता है. ठीक है. डू यू नो द स्टोरी ऑफ Rapunzel? Rapunzel का वैसा स्टोरी है. ठीक है. ओके. स्टेट द की पॉइंट्स इन द पोएम Amanda. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम इट? क्या होगा भाई साहब? टू एटलीस्ट रिस्पॉन्ड. ठीक है. टू आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिए वरना वो सामने वाला और ज्यादा चिढ़ता जाएगा. कोई आपको डांट रहा है और आप उसको पूरा अनसुना कर देंगे तो वो सामने वाला और ज्यादा हाइपर होता जाएगा और कोई भी इसमें से कोई फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा. चिढ़ते चिढ़ते कौन थक जाएगा? सामने वाला. चिढ़ते चिढ़ते थकेगा नहीं, ये जोर से भाई साहब कुछ आएगा आपके सर के ऊपर जो वायरिंग को ठीक कर देगा. चिढ़ते चिढ़ते थकेगा नहीं. सामने वाला देखो, अगर पेरेंट और चिल्ड्रन का मामला है तो बात किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है ना. भाई पेरेंट है, चिल्ला रहे नहीं सुना, धार से दे दिया. ठीक है. ऐसा बाहरी लोगों के साथ नहीं होगा. अगर कोई आपका कोई फ्रेंड है या कोई आपका कोई भी है उसके साथ शायद ये ऐसा ना हो. ठीक है. वो नैग कर रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है. बट जनरली इसमें इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. इंटेंसिटी उतनी कम नहीं रहेगी. ऑब्वियसली बात है कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. अभी यहाँ पे देखो कोई सीख नहीं है, कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं है.
एक सिंपल सा चीज है, वो हर एक की उम्र में होता ही है कि आप भाई साहब अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। एक तो आप पूरे पूरे फ्रीडम में आ भी नहीं पाए। आपको फ्रीडम तब मिलेगा जब आपके जेब में पैसा आने लगेगा, है ना। when you are trying to do your own job or your own business, when you are trying to live your own self, ठीक है, तब आपका फ्रीडम आता है। अदरवाइज पेरेंट्स आपको खींचते ही हैं। तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप जब इस दुनिया में लॉन्च हो तो एकदम मतलब सही तरीके से लॉन्च हो, ताकि आपके अपॉर्चुनिटीज कम हो और आप प्रोग्रेस कर सकें। और इसके लिए कुछ आदतों को सुधारना जरूरी होता है, जिसके लिए चपर 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 चालू रहता है। लेकिन आप उस स्टेज में आए नहीं है, तो इसलिए आप डिफेंसिव हो सकते हैं, या तो आप उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं, या तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करने का तरीका ये है कि आप किसी और दूसरे ख्यालों में चले जाएं, जैसा अमेंडा कर रही है। अक्सर ये देखा गया, ये बहुत कॉमन सा पैटर्न है, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट इट इज जस्ट अ एज दैट इट हैपेंस। इसमें कुछ होगा नहीं, वो पेरेंट चिढ़ती जाएगी और इसका भाई साहब अपना ही दुनिया जो फैंटेसी का वो बढ़ता जाएगा। नथिंग इज गोइंग टू रिजॉल्व एज सच। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मारने से या गाली देने से कभी भी गुस्सा शांत नहीं होता है, वो बढ़े। अगर मैंने किसी को मार दिया तो मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा, जोर से नहीं। वो आपका आपका लगता है कि आप गाली क्यों देते हैं, लगता है कि चलो मेरा फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। इट ओनली एग्रीवेट्स। आप अपने जख्म को कुरेद रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं पे अपना एक जख्म है, उसको खुजली हो रही, तो आपने उसको खुजला दिया, वो और भाई साहब फैल गया, ठीक है, और घाव बढ़ गया, ऐसा हो जाता है। आपका जब घाव सूखने लगता है तो वो थोड़ा खुजली करेगा, क्योंकि ड्राई होने लगता है, और आपने अगर उसको खरोच दिया तो फिर से घाव हरा ताजा हो जाएगा। वैसा ही है, आप अगर गुस्सा आ रहा है और आपने उसको गाली या मार धार से एंड किया, तो वो फैला हुआ घाव की तरह ही हो जाएगा। वो आप कौन से ऐसे इंसान को आप इंटरव्यू कर चुके हैं जिसने बोला हो कि हाँ भाई साहब अभी मैं बहुत खुश हूं, अभी उसको धोकर आया हूं, या अभी मैं बहुत खुश हूं, 4-5 गालियां मैंने दी हैं। ये जो बोलने वाले हैं वो बोल रहे होंगे, लेकिन इमोशंस वैसे नहीं होते हैं। देयर इज एन इमोशनल टर्मोइल दैट विल हैपन। आपके अंदर ही अंदर एक इमोशनल टर्मोइल रहेगा, ठीक है। बहुत देर तक देखिए, गुस्सा कंट्रोल करने की चीज नहीं है, लेकिन अभी अभी मैं आपको ये सब चीजें बोल रहा हूं, लेकिन आपने अगर मुझे गुस्सा दिला दी तो मैं गुस्से में आ जाऊंगा। तो प्रीच करना आसान है ना, प्रीच करना आसान है, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग रखे, हम गुस्से की अंडरस्टैंडिंग रखे कि किस रीजन से हो रहा। कभी कभी देखिए, गुस्सा हम नाटक के लिए भी करते हैं। जैसे किसी टीचर का जब गुस्सा आता है, उसको अंदर ही अंदर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट दिखाने के लिए गुस्सा कर रहे हैं, ताकि आप थोड़ा सहल के रहे, ठीक है। ये वाला बहाने वाला गुस्सा, आपके पेरेंट्स भी अक्सर ऐसा ही गुस्सा करते हैं। आपके पेरेंट्स अगर किसी दूसरे के साथ गुस्सा कर रहे होंगे तो वैलिड गुस्सा है, उसमें उनका भी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा। लेकिन अक्सर जब आप पे गुस्सा कर रहे होंगे तो वो कॉन्शियस हैं, वो डांट रहे हैं, उनको मालूम है कि डांट रहे हैं, वो अपना ब्लड प्रेशर हाई नहीं कर रहे हैं, उनको मालूम है कि इसको सुधारना है, इसीलिए मैं अपना वॉइस बढ़ा रहा हूं, या गुस्से का एक्सप्रेशन ला रहा हूं, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। कभी कभी गुस्से को हम यूज कर सकते हैं, गुस्से को यूज करना ही ज्यादा, ऐसा नहीं कि गुस्सा मुक्त कोई भी हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। एक छोटी सी कहानी है। एक सांप था बहुत जहरीला, एक गांव में था। तो एक साधु महाराज वहां से जा रहे थे, तो एक दिन सांप से मुलाकात हुई। बस साधु महाराज ने पूछा, भाई सुना है गांव वाले भाई साहब तुम्हारे पास आसपास आ भी नहीं सकते, तुम इस पेड़ के नीचे रहते हो और इतना ज्यादा तुम्हारे जहर का प्रभाव है, और सब लोग बोलते हो वो जहरीला ना कहने आगे। बोला कि हाँ मेरा तो ऐसा ही है। तो बोले तुमको लोगों को भगा कर, काट कर या उनका नुकसान करके अच्छा लगता है क्या? बोले नहीं। तो छोड़ दो ना ये आदत। तो बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने छोड़ दिया। तो जब से उसने छोड़ा, लोगों का गुस्सा था उसके ऊपर, पत्थर मार रहे हैं, डंडा से मार रहे हैं, उसको जैसे ही निकलते देखते मारते हैं सब, ठीक है। अभी तो वो काट नहीं रहा है। वो साधु बाबा फिर से वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई क्या हो गया, ये क्या हाल बना रखा है, टूट फूट गए हो तुम तो उन्होंने बोला कि क्या करे, आपने बोला था गुस्सा मत करो या किसी को दहाड़ो मत या काटो मत, तो मैंने नहीं किया, अब देखिए क्या हालत कर दी मेरी। तो उसने बोला भाई मैंने तुम्हें बोला था किसी को काटो मत, किसी का नुकसान मत करो, लेकिन फंस तो नहीं कर सकते हो ना तुम, मतलब भगा तो सकते हो ना उनको, गुस्से का बहाना तो कर सकते हो ना। तो गुस्से को आपको यूज करना है कि भाई आप गुस्से को यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान गुस्सा मुक्त हो सकता है, या शायद हो भी जाए, लेकिन गुस्से को हम यूज करना आना चाहिए। कहीं कहीं पे हमको गुस्सा यूज करना रहता है। वी शुड बी यूजिंग इट पॉजिटिवली। पावरफुल होना चाहिए, अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए।
नहीं, गुस्सा देखो, अभी देखो, अगर समझ लो जो छोटा बच्चा है वो रो रहा है, क्यों? उसको गुस्सा आया है ना? उसको कोई चीज चाहिए या उसके बॉडी में कोई पेन है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो रो रहा है, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। रात के 12 बजे हो, 5 बजे हो, 4 बजे हो, उसको मैटर नहीं करता है। उसके बॉडी में कोई इनकन्वीनियंस हो रही है, इसके लिए वो रो रहा है। उसका एक गुस्सा ही है ना। तो अगर वो रोएगा नहीं तो वो चीज बढ़ जाएगी, तो आपके पेरेंट्स वैसे उसको केयर करेंगे। सो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना गुस्से का, ठीक है? तो गुस्से को आपको यूज करना आना चाहिए। तो वो तो पावरलेस है, लेकिन वो गुस्से को यूज कर रहा है ना। द मोमेंट ही, हाँ, तो ऐसा गुस्से को आपको यूज करना आना चाहिए। ओके, चलिए भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।